प्रश्नावली 2.2। क्वेश्चन नंबर 1। यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दो, बोला है, क्या बोला है? किसी संख्या के आधे में से, तो संख्या क्या है ये पता हम लोग को नहीं है कि नहीं? तो हम लोग मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन है? 1। हल। माना कि संख्या बराबर 1। कोई दिक्कत? बोलो ना जी। संख्या नहीं पता है उसको x मान लीजिए, ठीक है। बोला है यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 को घटाया जाए तो संख्या हम मान लिए x। अब जो प्रश्न बोल रहा है उसी के अनुसार हम लोग करेंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं प्रश्नानुसार। देखो, बोला है प्रश्न क्या किसी संख्या के आधे में से, तो ये संख्या माने हैं लोग, इसका आधा करना होगा तो बटा में 2 लगा देंगे, ठीक है। तो इस संख्या के आधे में से बोला है 1/4 घटाया जाए, तो माइनस का चिन्ह देंगे, घटाओ बोला है तो घटाने के बाद बोला है 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है। तो कितना प्राप्त हो रहा है? 1/8। 1/8 प्राप्त होता है, इसलिए बराबर का चिन्ह लगाएंगे, है कि नहीं? ध्यान दो, बोला है किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है। कितना बात समझ में आया? अब ये हम लोग को एक समीकरण मिल गया, इस समीकरण को हल कर देंगे, हम लोग को संख्या प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, देखो इसको हल करते हैं। x/2 जो -1/4 है बराबर के दाएं पक्ष में भेज देंगे तो कौन सी में हो जाएगा? प्लस में। तो ध्यान दो, बराबर 1/8, आई जो -1/4 है इधर +1/4 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, x/2 बराबर, इसको बटा पर का जोड़ बना देंगे, आता है सबको। 8 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 8। 8 में 8 से भाग करेंगे कितना आएगा? 1। और 1 में 1 से गुना करेंगे कितना होगा? 1 होगा, है कि नहीं? प्लस का चिन्ह है, प्लस। कोई दिक्कत नहीं। अब 8 में 4 से भाग करेंगे कितना होगा? 4 दूना 8, 2 आएगा। अब ध्यान दो, 2 में 1 से गुना होगा तो क्या हो गया? 2। कोई दिक्कत नहीं। x/2 बराबर 1 और 2 कितना हो गया? 3। अब बटा में 8 ना जी, बटा में 8। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस गुना करेंगे, तिर्यक गुना, ठीक है। तो x में 8 से होगा 8 1, और 2 में 3 से होगा 2 3 6। कोई दिक्कत? अब ध्यान दो, x बराबर 6, आई जो 8 है बराबर के बाएं पक्ष में गुना में है, तो बराबर के दाएं पक्ष में भेज देंगे तो कौन सी हो जाएगा? इधर है गुना में, तो बराबर के इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा भाग में, है कि नहीं? अब देखो, 2 3 6 और 2 चौका 8 कट रहा है, बोलो ना जी। x बराबर क्या हो गया? 3/4। आया समझ में? तो ये हम लोग को संख्या प्राप्त हो गया। क्या बोला है? बोला है कि संख्या ज्ञात कीजिए, है कि नहीं? तो यही हम लोग का संख्या है। संख्या क्या है? 3/4। क्वेश्चन नंबर 2। यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो और परिमिति 110 मीटर हो तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है।
हल। देखो बच्चा, ये जो है आयत है, ठीक है। देखो बोला है आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 दिया हुआ है। कितना? 5। मान लेते हैं कि इस आयत का जो लंबाई है वो x है, ठीक है। ये हम लिख देते हैं, माना कि आयत की लंबाई बराबर x, ठीक है। ध्यान दो, सुनो क्वेश्चन में क्या बोला है। यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो, ठीक है, तो अंतर क्या होता है? अंतर होता है बड़े संख्या से छोटे संख्या को घटाइए, है ना। तो ये जो है x है, तो चौड़ाई इसका होगा x-5। समझ में आया? तो आयत की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? आयत की चौड़ाई होगी x-5। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब प्रश्न में जो बात बोला है उसको आगे हम लोग देखते हैं, लेकिन उससे पहले लिख देते हैं प्रश्नानुसार। यानी प्रश्न के द्वारा जो प्रश्न बोल रहा है वही काम किया जाएगा। ध्यान दो क्या बोला है। और परिमिति 110 मीटर है। किसका? आयत का। तो जो दिया हुआ है उसको लिख देते हैं। आयत की परिमिति, आयत की जो परिमिति है वो कितना दिया हुआ है? 110 मीटर। बच्चा ध्यान दो, ये दिया हुआ है, ठीक है। देखो आयत की परिमिति जो होता है, इसका जो सूत्र होता है वो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, अब बराबर 110 मीटर दिया हुआ है। इतना समझ में आया? देखो आयत की परिमिति होती है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आयत की परिमिति होती है, ठीक है। और इसके आयत का जो परिमिति है वो 110 मीटर दिया हुआ है, तो 110 मीटर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 2 इंटू लंबाई कितना माने हम लोग? 1 हो गया, 1 प्लस उसके बाद चौड़ाई कितना है? 1-5, है ना। कोई दिक्कत? अब बराबर 110 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, है 2 का 2 है, 1 और 1 दोनों मिले कितना हो जाएगा? 2x। अब -5 बराबर 110 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दो, इससे 2 से इस दोनों में गुना हो जाएगा, 2 कॉमन है तो 2 से दोनों में गुना हो जाएगा, तो 2 में 2 से गुना होगा तो 4x, माइनस का माइनस 2 से 5 में होगा, 2 5 10, अब बराबर 110 मीटर। कहाँ प्लस हुआ है? 2 में 2 से गुना हुआ 4, x का x, 4x माइनस का माइनस और 2 5 10, कोई दिक्कत? बराबर 110 मीटर, तो 110 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, 4x बराबर 110 मीटर, आई माइनस जो है मीटर के हटा देते हैं 1 मिनट, ये जो -10 है इधर भेजेंगे तो +10 हो जाएगा, हो जाएगा। अब ध्यान दो, अब ये कितना हो गया? x बराबर, ये दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 120, और जो 4 है इधर गुना में है, बराबर के दाएं पक्ष में भेजेंगे भाग में हो जाएगा, ये कट जाएगा, 4 3 12, 30 बार में, है कि नहीं। x का मान कितना प्राप्त हुआ? 30। इतना समझ में आया? अब ध्यान दो, इसमें मीटर भी था, है कि नहीं जी, तो यहाँ मीटर लगा देते हैं, 30 मीटर। अब ध्यान दो, यहाँ पे आयत की जो लंबाई हम लोग माने थे, x माने थे, तो आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी? आयत की लंबाई
बराबर 30 मीटर। ताकि x का मान 30 आया है तो लंबाई हम लोग x माने हैं, तो आयत की जो लंबाई होगी वो 30 मीटर हो जाएगी। और दूसरा आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई हम लोग कितना माने हैं, आयत की चौड़ाई माने x माइनस 5 है कि नहीं। तो x का मान हम लोग कितना मिला 30 है ना जी, और उसके बाद -5, तो 30 माइनस 5 25, 25 मीटर हो गया क्या आयत की चौड़ाई, और 30 मीटर क्या हो गया आयत की लंबाई। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को आयत की लंबाई और आयत की चौड़ाई निकलना था, समझ में आया। प्रश्न संख्या 3, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया है, ठीक है। तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था। ध्यान दो क्या बोला है क्वेश्चन में कि 25% के वृद्धि होने पर चीनी का जो मूल्य अब है वो 32 रुपया है प्रति केजी। तो प्रारंभ में क्या था यही बताना है, प्रारंभ का हम लोग को पता नहीं है। तो ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 3 हल मान लेते हैं हम लोग, माना प्रारंभ में ही हम लोग को पता नहीं है, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना प्रारंभ में बोलो मत, प्रारंभ में चीनी का मूल्य, चीनी का जो मूल्य है 1 रुपया। प्रारंभ में मान लेते हैं चीनी का मूल्य कितना 1 रुपया। अब जो क्वेश्चन बोला है उसी बात को हम लोग देखते हैं, लिख लेते हैं। प्रश्नानुसार ध्यान दो क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला है चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर, तो प्रारंभ में चीनी का, तो कान खुला देंगे, सुनो क्या बोला है, प्रारंभ में चीनी का मूल्य, ठीक है, क्या है नहीं पता है तो एक्स मान लेंगे, ठीक है। दूसरा बात बोला है 25% वृद्धि होने पर, है कि नहीं। तो शुरुआत में चीनी का मूल्य कितना है 1 रुपया, और कितना परसेंट वृद्धि हुआ है 1 रुपया में वृद्धि हुआ है 25%, है कि नहीं। तो प्रारंभ में इतना था, ठीक है, और इतना का 25% वृद्धि होने के बाद अब चीनी का जो मूल्य है 32 रुपया है। समझा इतना बात। अब हम लोग को यहाँ पे एक समीकरण मिल गया, अब इस समीकरण को हम लोग को हल कर लेना है, चीनी का जो प्रारंभिक मूल्य होगा वो हम लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पे, तो क्या हो गया x प्लस एक्स ऑफ, यहाँ पे ऑफ की जगह का भी लिख सकता है सब, है कि नहीं। का भी, ऑफ भी वही होता है, का भी वही होता है, ऑफ का हिंदी होता है का, ठीक है। तो का लिख देते हैं। अब ध्यान दो का के मतलब होता है गुना, तो यहाँ गुना आ गया 25, प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो बटा में होगा 100। ध्यान दो प्रतिशत के चिन्ह बराबर होता है 1/100, तो जहां से प्रतिशत हटेगा वहां क्या आ जाएगा बटा में, समझ में। अब ध्यान दो यहाँ पे क्या हो गया 32 बराबर में 32, तो 32 रहेगा ना जी, 25 चौका 100 कटेगा। अब ध्यान दो एक्स अब प्लस है, देखो एक्स आई जो है 4 ई एक्स के बाटा में है, तो यहाँ पे आ जाएगा, अब बराबर में क्या 32, है कि नहीं। यहाँ कुछ नहीं तो एक ले लेते हैं, कोई दिक्कत। अब इसको बाटा पर का जोड़ कर देते हैं, तो 1 और 4 का एलसीएम, देखो यहाँ बुला देंगे, नहीं आया तो बड़ी मार मारेंगे। हाँ 1 और 4 का एलसीएम कितना होगा 4, हाँ, और 4 में 1 से करेंगे भाग 4 आएगा, और 4 में 1 से गुना करेंगे 4 प्लस का प्लस, ठीक है। 4 में 4 से भाग करेंगे कितना आएगा 1, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। उसके बाद क्या है 32। अब ध्यान दो 4x 1x 5x हो जाएगा, बटा में 4 बराबर 32, बटा में कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं, कोई दिक्कत।
अब तिर्यक गुना होगा, यानी 5x में 1 से होगा तो 5x ही होगा। अब बराबर 32 में 4 से होगा तो 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12, 128 हो गया। अब देखो x बराबर 128, ये जो 5 है इधर गुना में है, बराबर के दाएं साइड में भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। अब ध्यान दो क्या करते हैं, 128 में 5 से भाग करते हैं तो 5 दूना 10, x बराबर कितना 5 दूना 10, इसमें से कितना बचा, अरे यहाँ ध्यान दो 128 है, 128 में हम लोग को भाग करना है 5 से, 5 गुना 10, ठीक है कितना है 2, यहाँ से है कितना 8, 5 25 है कि नहीं, कितना है 3, दशमलव देंगे 0, 5 6 30, कितना है 25.6, ठीक है x का मान। और हम लोग क्या माने, चीनी का प्रारंभिक मूल्य जो था x माने थे, है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, अतः चीनी का प्रारंभिक मूल्य कितना 25.6 रुपया। चलो नोट करो। क्वेश्चन नंबर 4, दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपया है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.50 रुपए यानी कि 1.50 रुपया 1.5 रुपया है, एवं एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है, तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई। ठीक है ध्यान दो, इसमें हम लोग को बताना है महंगी कलम और सस्ती कलमों की जो संख्या है यही हम लोग को बताना है। ठीक है ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 4 हल। देखो महंगी कलमों की जो संख्या है वो हम लोग को नहीं पता है, तो मान लेते हैं, माना महंगी कलमों की संख्या बराबर x, महंगी कलमों की संख्या कितना मान ली x, ठीक है। तो जो सस्ती कलमों की संख्या होगी, ठीक है, वो क्या होगी, देखो ध्यान दो, बोला है दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का मूल्य, टोटल कलम कितना है 35 है कि नहीं। तो महंगी कलम की संख्या मान ली एक, सस्ती कलमों की जो संख्या होगी वह हो जाएगी 35 माइनस एक, क्या है कि कुल कलमों की संख्या 35 है ना। अब महंगी कलमों की संख्या x मान ली है, तो सस्ती कलमों की संख्या 35 माइनस x हो जाएगी, है कि नहीं। अब प्रश्नानुसार जो प्रश्न बोल रहा है वो काम करते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं प्रश्नानुसार। ध्यान दो क्या बोला है, बोला है दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का मूल्य 60 रुपया है, ठीक है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.50 रुपये यानी 1.50 रुपया और एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है, ठीक है। तो देखो क्या बोला है कि दोनों मतलब दोनों कलमों की जो संख्या है सस्ती और महंगी दोनों को मिलाकर 35 है कि नहीं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस 35 माइनस x बराबर कितना, जो 35 कलमों का मूल्य है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 60 रुपया, है कि नहीं, इन्हें दिया हुआ है जी। ध्यान दो, महंगी कलमों की संख्या हम x माने हैं, ठीक है, और सस्ती कलमों की संख्या क्या हो जाएगी, तो 35 माइनस x हो जाएगी। दोनों कलमों का जो मूल्य है वो कितना दिया हुआ है 60 रुपया, है कि नहीं। तो सबसे पहले x कलमों का जो है क्या बोलते हैं जो मूल्य है
महंगी कलमों की संख्या हम लोग x माने, है कि नहीं। तो महंगी कलम, एक कलम का दाम दिया है 2 रुपया, है कि नहीं जी। तो इसमें x में गुना कर देंगे तो महंगी कलमों की जो मूल्य होगी वो हम लोग को पता चल जाएगा। और सस्ती कलम में भी, सस्ती कलम का जो है इसका मूल्य कितना है, एक कलम का मूल्य है 1.50, यानी 1 रुपया 50 पैसा, है कि नहीं। अब ध्यान दो, तो ये जो है हम लोग को निकल गया महंगी कलमों का मूल्य और यह सस्ती कलमों का मूल्य, है कि नहीं। अब दोनों को जोड़ने पर हम लोग को कितना प्राप्त हुआ, 60। ये क्वेश्चन में बोला है, ठीक है, कि 35 कलमों का जो मूल्य है वो कितना है जी, 60 रुपया है। अब ध्यान दो, तो 2 में 1 से गुना होगा, क्या हो जाएगा, 2x होगा, प्लस 35 माइनस 1, यहाँ पे क्या है 1.50, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा, अब बराबर में 60 है, ठीक है। अब ध्यान दो, 50 गुना 100, अब 50 तिहाई 150 होता है ना जी, बोलो ना। अब ध्यान दो, 2x प्लस 35 माइनस 1, यहाँ क्या बचा हुआ है, 3/2 बराबर 60, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, 2x अब प्लस 35 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 105, ठीक है। अब बाटा में 2 है तो बाटा में 2 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का माइनस, और 3 में फिर x से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x, अब बाटा में 2 है तो 2 आ जाएगा, बराबर 60, कोई दिक्कत। देखो 2x के बाटा में कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं और इसको बाटा पर का जोड़ घटा बना देते हैं। 1 2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। 2 में 1 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो ये हो गया 4, और x का x आ जाएगा, प्लस का प्लस, फिर 2 में 2 से भाग करेंगे तो 1, और 1 में 105 से गुना करेंगे कितना होगा, 105, माइनस का माइनस, 2 में 2 से भाग होगा कितना होगा 1, और 1 में 3x से गुना होगा 3x, बराबर 60, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो, 4x और 3x, 4x प्लस में है 3x माइनस में है, तो 4x में से 3x जाएगा तो एक x बचेगा ना जी। उसके बाद क्या बच रहा है, प्लस 105, है ना। उसके बाद इसके बाटा में क्या है 2, अब बराबर 7, इसके बाटा में कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, अब ये तिर्यक गुना होगा तो x प्लस 105 में 1 से होगा तो इतना ही रहेगा, x प्लस 105, अब बराबर 60 में 2 से होगा तो कितना हो जाएगा 120, 60 गुना 120 होगा, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो, x बराबर 120, ठीक है, आई जो 105 है बराबर के दाएं साइड में लाएंगे तो माइनस 105 हो जाएगा, होगा। तो x बराबर कितना हो गया, 120 में से 105 घटाएंगे तो 15 होगा, x का मान ही ना है जी। अब ध्यान दो, महंगी कलमों की संख्या हम लोग x माने है कि नहीं, तो x बराबर 15 आया तो महंगी कलमों की संख्या कितना हो जाएगा, 15 होगा कि नहीं, बोलो ना जी। देखेंगे, अतः महंगी कलमों की संख्या बराबर 15, ठीक है। उसके बाद सस्ती कलमों की संख्या बराबर, देखो सस्ती कलमों की संख्या क्या माने थे जी, 35 माइनस 1, 35 माइनस x का मान कितना प्राप्त हुआ, 35 सॉरी 15, तो देखो 5 में से 5 गया 0, और 3 में से 1 गया 2, सस्ती कलमों की संख्या कितना 20, आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 5 समझो, एक त्रिभुजों के तीनों कोण
2:3:5 के अनुपात में है, तो उनके तीनों कोण ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दो, सबसे पहले यहाँ पे हम एक त्रिभुज बनाते हैं। ये त्रिभुज है, ठीक है। बोला है इसका जो एक कोण है कितना है, 2, दूसरा कोण 3 और तीसरा कोण 5, ठीक है। अनुपात में दिया हुआ है, कौन सी में दिया है, अनुपात में। अनुपात में जब भी कोई मान दिया हुआ रहता है तो करेक्ट मान नहीं होता है, ठीक है, समझा ना। तो जब करेक्ट मान नहीं है तो ध्यान दो, हम लोग मान लेंगे, ठीक है। लिखते हैं हल। क्योंकि त्रिभुज के त्रिभुज का पहला कोण, मान लेते हैं त्रिभुज का जो पहला कोण है वह 2x है, ठीक है। त्रिभुज का पहला कोण क्या मान लिए, 2x। और त्रिभुज का दूसरा कोण मान लेते हैं 3x, ठीक है। त्रिभुज का तीसरा कोण 5x, ठीक है। ये कोण दिया हुआ है त्रिभुज का, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है 180 डिग्री होता है। यानी कि ये तीनों कोण को जोड़ा जाएगा ना तो कितना प्राप्त होगा, 180। लेकिन अभी तीनों को जोड़ेंगे तो 180 प्राप्त होगा, नहीं होगा। इसका मतलब वो सही मान नहीं है। जब भी अनुपात में देता है तो सही मान नहीं होता है, सही मान निकालना पड़ता है। तो हम लोग को ये तीनों कोण को ज्ञात करना है, निकालना है, ठीक है। देखिए चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। इसलिए तो ये तीनों कोण को जोड़ देंगे तो 180 डिग्री प्राप्त होना चाहिए। यहाँ हम जोड़ते हैं 2, अच्छा 2 को जो हम लोग क्या माने हैं, त्रिभुज का पहला कोण माने हैं 2x, है ना। तो यहाँ पे 2x लिखेंगे, 2x प्लस 3x और प्लस 5x बराबर 180। बराबर 180 का है आया, तो त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री होता है, ठीक है। अगर त्रिभुज के तीनों कोण को जोड़ने पर 180 डिग्री नहीं मिल रहा है तो त्रिभुज नहीं है, समझ में आया। या 180 से अधिक या बड़ा होगा तो वो त्रिभुज है कि नहीं, नहीं है, समझ में आया। हमेशा कितना मिलेगा, त्रिभुज के तीनों कोण को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा जी, 180 ही मिलेगा। इससे अधिक या कम मिलेगा तो वो त्रिभुज है कि नहीं, नहीं है, समझ में आया। तो अब ध्यान दो, 2x और 3x, 5x और 5x कितना हो गया, 10x बराबर 180 डिग्री, है कि नहीं। x बराबर 180 डिग्री, जो 10 है बराबर के दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा, क्योंकि इधर गुना में है। इतना बात समझ में आया। 0 से 0 गायब हो गया, x बराबर कितना मिला, 18 डिग्री। इतना बात समझ में आया जी। अब देखो त्रिभुज का पहला कोण क्या माने, 2x, तो लिखेंगे अतः त्रिभुज का पहला कोण बराबर 2x माने थे जी। अब ध्यान दो,
दो का दो है, एक्स का मान कितना प्राप्त हुआ है 18 डिग्री, 18 दूना 36 डिग्री। एक 36 डिग्री हम लोग को क्या प्राप्त हो गया, 36 डिग्री त्रिभुज का पहला कोण हम लोग को मिल गया है कि नहीं। अब हम लोग त्रिभुज का दूसरा कोण देखते हैं। 3x है ना, तो क्या हो जाएगा 3 गुना x का मान कितना है 18 डिग्री है ना जी, 18×3 = 54 है कि नहीं, 54 डिग्री होता है ना। 18×3 = 36 डिग्री है तो 54 डिग्री। ये हम लोग को त्रिभुज का दूसरा कोण मिल गया। अब देखते हैं त्रिभुज का तीसरा कोण। 5x है तो 5 गुना x का मान 18 डिग्री, 18×5 = 90, 90 डिग्री हो गया। आया समझ में। चलो क्वेश्चन नंबर 6। बिल्लू के पास 1 रुपया, 2 रुपया एवं 5 रुपया के कुल 160 सिक्के हैं, जिनका कुल मूल्य 300 रुपया है। यदि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी हो तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। ध्यान दो क्या बोला है, देखो हल, ध्यान दो बोला है कुल सिक्कों की संख्या कितनी है जी, दिया है। कुल सिक्कों की जो संख्या है 160 रुपया है, नहीं 160 तो है। कुल सिक्कों की संख्या कितना है और उसका जो मूल्य है, कुल मूल्य, कुल मूल्य है 300। ठीक है, यानी कि 160 सिक्कों को जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है 300 रुपया। ठीक है, क्या बोला है आगे ध्यान दो। यदि 2 रुपए की सिक्कों की संख्या 5 रुपए की सिक्कों की संख्या की 3 गुनी हो, ठीक है, तो हम लिख लेते हैं चूंकि, बच्चे बोलो, चूंकि माना 5 रुपए की सिक्कों की संख्या, 5 रुपए के जो सिक्कों की संख्या उसे हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि सिक्कों की संख्या नहीं दिया हुआ है। दूसरा बात क्या बोला है, 2 रुपए की सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 3 गुनी हो। बोला है कि 2 रुपए की जो सिक्कों की संख्या है वो 5 रुपए की सिक्कों की संख्या के 3 गुनी है। तो 5 रुपए की सिक्कों की संख्या एक्स है तो 2 रुपया के सिक्कों की संख्या हो जाएगा 3x। ठीक है, कितना हो जाएगा 3x। अभी एक और सिक्का हम लोग को पता है क्या, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या है कि नहीं जी, 1 रुपए की सिक्कों की संख्या। अब ध्यान दो कुल सिक्कों की संख्या कितनी है, कुल सिक्कों की संख्या 160। 160 में से हम लोग को 5 रुपए की सिक्कों की संख्या मान लेते हैं, पता चल गया 1, और 2 रुपए की सिक्कों की संख्या पता चले कितना 3x। तो जो 1 रुपया के सिक्कों की संख्या होगा ये दोनों को निकाल देंगे तो ये पता चल जाएगा ये को है। तो क्या हो जाएगा 160 x
और 3x दोनों जुड़े कितना हो जाएगा 4x। 4x इसमें से घटा देंगे तो हम लोग को 1 रुपए के सिक्कों की संख्या मालूम हो जाएगा, है कि नहीं। और ध्यान दो प्रश्नानुसार, भगवान नहीं समझ में आया तो कान खिला देंगे। अब देखो प्रश्न क्या बोला है उसको हम लोग ध्यान देते हैं। बोला है सिक्कों की संख्या 3 गुनी हो, उसके पास प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है। प्रत्येक प्रकार की जो सिक्कों की संख्या है वही हम लोग को याद करना है कि नहीं जी। तो देखो ध्यान दो, 1 + 3x प्लस 160 माइनस 4x, ये सब जो है सिक्कों की संख्या है कि नहीं। और इसका जो मूल्य है कितना मूल्य है, मूल्य है 300। जाने का विचार है उसको, इसका मूल्य कितना है 300। देखो ये जो है एक हम लोग किसे माने 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या है, ठीक है। इसका मतलब जितना 5 रुपए होगा, जितना सिक्का होगा उतना 5 रुपए का सिक्का होगा, यही ना बात है जी। तो इसे हम 5 से गुना कर देते हैं, 5 रुपए के सिक्का की संख्या है कि नहीं। तो ये जितना होगा उससे 5 में गुना कर देंगे तो ये हम लोग का मान पता चल जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि तुम्हारे पास सिक्का की संख्या 3 गो है, 5 रुपए के सिक्का की संख्या कितना है 3 गो। तो हम पूछेंगे कि 5 रुपया की जो सिक्का की संख्या है 3 गो है तो कितना रुपया है, तो तू 5 से गुना कर देगा, 5×3 = 15 है कि नहीं। उसी तरह से 5 रुपया के सिक्कों की संख्या 1 है तो इसका मान बताने के लिए 5 से गुना कर देंगे। उसी तरह से 3x किसका है 2 रुपए के, तो इसमें 2 से गुना करना होगा, है कि नहीं, फिर प्लस। और उसके बाद उसी तरह से इसमें भी करना होगा हम लोग को, ये क रुपया के है 1 रुपया का तो 1 से गुना करना होगा, है कि नहीं। उसके बाद 300 रुपया हो रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत जी। हम लोग को क्या बोला है आगे निकालने के लिए, ध्यान दो। बोला है बिल्लू के पास 1 रुपया 2 रुपया एवं 5 रुपए के कुल 160 सिक्के हैं जिनका कुल मूल्य 300 है। यदि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी हो तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्कों की संख्या है, ध्यान दो। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको निकालते हैं, इसको इस समीकरण को हल कर देते हैं। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x प्लस 3×6x, ठीक है, प्लस 1 में गुना होगा 160 में तो 160 ही रहेगा, माइनस का माइनस 4x में 1 से गुना होगा 4x ही रहेगा, बराबर 300, ठीक है। उसके बाद देखो 5 और 6 कितना हो गया 11, x का 1, 5x और 6x में कितना हो जाएगा 11x आई माइनस 4x बराबर 300। आई जो 160 प्लस में बराबर के दाहिने पक्ष में भेजेंगे तो माइनस 160 हो जाएगा। 11x में से 4x जाएगा तो 7x बचेगा, 7x बराबर कितना 300 में से 160 घटाएंगे, 0 में से 0 गया कितना 0, 10 में से 6 गया 4, आइए 2 में से 1 गया 2। इतना समझ में आया। अब देखो x बराबर 240, 7 गुना में है, इन्हें भेजेंगे भाग में आएगा, 7 गुना 7 से कट है क्या, 1 मिनट, ये जो है यहाँ 1 होगा। देखो 0 में से 0 गया 0, 10 में से 6 गया कितना 4, तो 1 दे दिया उसको। अब 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, बोलो ना जी, 140 होगा, 7 दूना 14, यहाँ गया 20। एक्स का मान कितना मिला, एक्स का मान हम लोग को मिल गया 20, है कि नहीं जी। इतना बात पता चला। तो अब देखो एक्स हम लोग किसको माने हैं, एक्स माने हैं हम लोग 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, है कि नहीं, बोलो ना जी। लिखेंगे अतः 5 रुपए के
सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा? 5 रुपए की जो सिक्कों की संख्या है वो 20 है कि नहीं? 2 रुपए की सिक्कों की जो संख्या है वो कितना है? 3x है, यानी कि 3 गुना x का मान कितना है? 20, तो 3 गुना 6, ये हो गया 60 है कि नहीं? उसके बाद 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, 1 रुपए की सिक्कों की संख्या क्या बने? 160 माइनस 4x है कि नहीं? 160 माइनस 4 गुना 20, 120 है। 160 माइनस 4 दूना 8, 80 हो गया। 160 में से 80 घटाए कितना आ गया? 80। 1 रुपए के जो सिक्कों की संख्या है कितना है? 80 है। समझे? प्रश्न 7, पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में करता है और अपने लिए 1,00,000 रुपया रखता है। यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपए की हो तो प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या मिला? ध्यान दो, क्या बोला है? पिता जो है वो अपने 3 संतानों के बीच जो है अपने संपत्ति का बंटवारा कर रहे हैं, यानी बांट रहा है ना। लेकिन वो अपने कुल संपत्ति में से 1,00,000 रुपया अपने लिए रख ले रहा है, ठीक है। और कुल संपत्ति कितना है? 2.5 लाख रुपया, ठीक है। तो प्रत्येक संतान को कितना रुपया मिला यह हम लोग को बताना है, ठीक है। ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 7 हल। देखो, जो पिता की कुल संपत्ति है वो हम लोग को मालूम है। पिता की कुल संपत्ति, पिता की कुल संपत्ति कितना है? 2.5 लाख रुपया है कि नहीं? 2.5 लाख रुपया है। और वो जो है पिता अपने लिए 1,00,000 रुपया रख रहा है कि नहीं? पिता अपने लिए 1,00,000 रुपया रखता है। अब ध्यान दो, पिता के पास कितना रुपया है? पिता के पास 2.5 लाख रुपया है और वह 1,00,000 अपने लिए रख लिया है कि नहीं? तो संतानों के लिए कितना रुपया बचा है कि नहीं? संतानों के लिए बचा रुपया, जो कुल संपत्ति है वो कितना है? 2.5 लाख रुपया है ना जी? 1,00,000 रुपया वो रख ले रहा है अपने लिए, तो संतान के लिए कितना रुपया बच रहा है? 1.5 लाख रुपया बचेगा उसके संतान के लिए, यही ना रुपया बचेगा जी? संतान के लिए कितना रुपया बचा? 1.5 लाख। कोई दिक्कत? अब हम लोग मान लेते हैं, देखो लिखते हैं, माना प्रथम संतान को मिला रुपया। देखो, प्रथम संतान को क्या रुपया मिला ये हम मान लेते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन जो है यह है, देखो
क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा किया। वो जो 3 संतानों के बीच संपत्ति का बंटवारा किया है वो अनुपात में किया है। कौन सी में किया है जी? अनुपात में। कौन सा अनुपात है? 1:2:3 के अनुपात में किया है कि नहीं? तो तुम लोग को बताए हैं कि जब भी अनुपात में मान दिया रहता है वो करेक्ट वैल्यू नहीं होता है कि नहीं? तो उसे हम लोग एक्स के रूप में मान लेते हैं, है कि नहीं? यानी कि ये जो एक है तो एक का गुणांक कुछ होगा, है ना? उसे हम लोग चर पद मान लेते हैं कि एक्स का गुणांक एक चर पद है, जैसे एक एक्स मान लेते हैं। प्रथम संतान को मिला रुपया 1x। ठीक है, कोई दिक्कत? उसी तरह से दूसरे संतान को मिला रुपया, दूसरे संतान को कितना मिला? तो देखो 2 है तो क्या मान लेंगे? 2x, है ना? उसी तरह से तीसरे संतान को मिला रुपया कितना? 3x। अब देखो आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 1.5 लाख रुपया बचा हुआ है संतान के बीच में बांटने के लिए, और उसका जो रेशियो ए है और हम लोग इसे मान लिए 1x 2x और 3x के रूप में, यानी कि इस तरह से उसको ये रुपया मिला हुआ है कि नहीं? अब लेते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या बोल रहा है कि 1.5 लाख रुपए को 3 संतान के बीच दिया गया है। तो 1x प्लस 2x और प्लस 3x, ये जो है तीनों संतान को रुपया दिया गया है और कुल रुपया कितना दिया गया है? 1.5 लाख रुपया, है कि नहीं? नहीं ना दिया गया जी। अब ध्यान दो, इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। 1x 2x कितना? 3x और 3x, 6x हो जाएगा। 6x बराबर कितना? 1.5 लाख। ठीक है, अब देखो x बराबर, हम क्या करते हैं 6 को इधर भेज देते हैं, ये 1.5 लाख है। छह इधर गुना में है, बराबर के इधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, है कि नहीं? अब इसे भाग कर देते हैं हम। 1.5 लाख में कितना से? 6 से। 6 दूना 12, यहाँ से क्या आ गया? 3, यहाँ से क्या आ गया? 0। उसके बाद 6 पच्चे 30 होता है कि नहीं जी? एक कट गया। अब क्या है? 3 जीरो बचा, तो 3 जीरो यहाँ पे आ जाएगा 3 जीरो को कटाने के लिए। तो ये कटेगा 6 से तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 25,000। तो x का मान हम लोग क्या मिल गया जी? 25,000। इतना बात समझ में आया सबको? समझ में आया इतना? अब ध्यान लो, प्रथम संतान को मिला रुपया हम लोग 1x माने थे, है कि नहीं? लिखते हैं, इसलिए प्रथम संतान को दिए, प्रथम संतान को कितना रुपया दिया गया है? 1x, है कि नहीं? तो 1 में 25,000 से गुना किया जाएगा तो कितना आएगा जी? 25,000 ही आएगा ना। तो प्रथम संतान को कितना रुपया दिया गया है? 25,000, है कि नहीं? अब दूसरे संतान को दिए, दूसरे संतान को क्या मिला है? 2x, है कि नहीं? 2 गुना x का मान कितना है? 25,000, तो 25 गुना 50, दूसरे संतान को 50,000 रुपया मिला, है कि नहीं? तीसरे संतान को
तीसरे संतान को कितना मिला है? 3x, 3 गुने x का मान है 25,000, 25 किया कितना होता है? 75, 75,000 रुपया तीसरे संतान को दिया गया है कि नहीं। अब ये तीनों संतान का रुपया हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग को कितना प्राप्त होगा? 1.5 लाख रुपया प्राप्त होगा, और 1.5 लाख रुपया तीनों संतान में बांटा गया है। समझ आया? प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि 11 के लगातार 3 गुणजों का योग, ठीक है, 231 है, तो उन्हें हम लोग को ज्ञात करना है। देखिए 11 के कुछ ना कुछ गुणज हैं, गुणज क्या है ये हम लोग को पता नहीं है, ठीक है, तो हम लोग मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हल। माना कि पहला गुणज मान लेते हैं कि 11 का जो पहला गुणज है वह x है, ठीक है। दूसरा गुणज x प्लस 1, ठीक है। तीसरा गुणज x प्लस 2। देखिए क्वेश्चन में बोला है कि 11 के 3 गुणजों का योग कितना है? 231 है। तो गुणज क्या था ये हम लोग को पता नहीं था, तो हम लोग पहला गुणज मान लिए x, दूसरा गुणज x प्लस 1 और तीसरा गुणज x प्लस 2, ठीक है। प्रश्न में जो बात बोला है उसी के अनुसार अब हम लोग चलते हैं, तो लिख देते हैं प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्न में बोला है 11 के 3 गुणजों का योग, तो देखिए 11 का पहला गुणज क्या है? x, तो 11 से क्या कर दिए? गुना कर दिए x में, उसके बाद प्लस, फिर 11 गुना, दूसरा गुणज क्या है? x जोड़ 1, ठीक है। उसके बाद फिर जोड़ का चिन्ह, फिर 11 गुना, तीसरा गुणज क्या है? x प्लस 2, और बोला है कि 11 के 3 गुणजों का जो योग है वो 231 है, ठीक है। यही बात बोला है, यही बोला है, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह हम लोग गुणज लिखे, किसका गुणज? 11 का गुणज। तो देखिए जिसका भी गुणज होगा उसके साथ गुना के चिन्ह के साथ रहेगा, यानी 11 गुना 1 पहला गुणज है, फिर प्लस, क्योंकि क्या बोला है क्वेश्चन में कि 11 के 3 गुणजों का योग 231 है। योग का मतलब होता है जोड़, जोड़ना, तो हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। उसी तरह से 11 गुना, और फिर 11 का जो दूसरा गुणज है वो क्या है? x प्लस 1, फिर जोड़, 11 का तीसरा गुणज क्या है? x प्लस 2, और तीनों गुणजों का जो योग है वो 231 है। प्रश्न में यही बात बोला है और ये हम लोग बात को लिख दिए। अब यह आपके सामने एक समीकरण मिल गया, इसे अब आपको क्या कर देना है? हल कर देना है, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, 11 में 1 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 11x प्लस, 11 में पहले x से गुना होगा तो ये हो जाएगा 11x प्लस आ गया, इसके बाद 11 में 1 से होगा तो ये हो जाएगा 11, ठीक है। फिर यहाँ प्लस, 11 में 1 से होगा क्या हो जाएगा? 11x, फिर प्लस, और फिर 11 में 2 से होगा, ये हो गया 22, ठीक है, बराबर 231। आगे ध्यान दीजिए, 11x
और 11x, 22x और 11x, 33x, ठीक है, प्लस 11 और 22, ये हो गया 33 और बराबर 231, ठीक है। देखिए ये 33x बराबर 231 और यह प्लस 33 है, बराबर के दाएं साइड में भेजेंगे तो -33 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए x बराबर 231 में से माइनस कर देंगे 33 को, ठीक है। तो 11 में से 3 जाएगा तो ये हो गया 8 और इसके बाद ये हो गया 2, तो 2 में से 3 नहीं जाएगा, 1 लेंगे। 12 में से 3 जाएगा तो ये हो गया 9 और ये बच गया 1, ठीक है। यहाँ देखिए 33 है तो इधर गुना में है, इधर भेज देंगे तो ये भाग में हो जाएगा 33, ठीक है। तो ये हम लोग को मिल गया x बराबर कितना, 198/33, ठीक है। अगर आप इसे भाग करते हैं, ठीक है, तो यह 6 से कट जाएगा। देखिए एक बार, 6 तिरिका 18, 6 तिरिका 18, 1 19, है कि नहीं। तो x का मान हम लोग को कितना मिल गया, x बराबर हम लोग को 6 मिल गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में बोला है क्या, इसको देखिए, क्वेश्चन में बोला है 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है, तो उन्हें ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए तो हम लोग को x का मान मिल गया, यानी कि पहला गुणज हम लोग को पता चल गया 6, है कि नहीं। अगर दूसरा गुणज पता करना होगा तो कितना हो जाएगा, x प्लस 1, तो x का मान हम लोग को पता है 6, 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को दूसरा गुणज भी प्राप्त हो जाएगा, लेकिन हम लोग को संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कि 11 का यह पहला गुणज है कि नहीं, तो यह एक संख्या है, हम लिखेंगे इसलिए पहला संख्या क्या होगा, देखिए तो ये है पहला जो संख्या है वो है 11 गुना x, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा 11 और गुना x का मान कितना है 6, तो 11 छक 66, ये जो पहला हम लोग को संख्या प्राप्त हो गया ये कितना है, तो पहला संख्या है 66, ठीक है। और हम लोग दूसरा संख्या याद करते हैं, दूसरा संख्या बराबर क्या है, ध्यान दीजिए, दूसरा संख्या है 11 गुना x प्लस 1, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 11, x का मान कितना है, x का मान है 6 और प्लस 1, ये कितना हो गया 11 गुना 6 1 7, ठीक है। तो 11 7 77, दूसरा संख्या हम लोग को मिल गया कितना 77। अब हम लोग तीसरा संख्या देखते हैं, तीसरा संख्या बराबर क्या है, 11 गुना 1 प्लस 2, ठीक है। 11 गुना x का मान कितना है 6 और प्लस 2, ठीक है। 11 गुना 6 और 2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8, तो 11 8 88 होता है, तो ये हम लोग को तीसरा संख्या मिल गया। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं, संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय हरना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम एवं विजेता को छोड़कर से सभी प्रतियोगियों को 1 कलम दिया गया। यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए तो विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, बोला है
संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय हरना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को, विजेता कहने का अर्थ है जो छात्र खेल में उत्तीर्ण हुए हैं ना, जो जीते हैं उन्हीं को विजेता बोलते हैं। तो जो विद्यार्थी है ना जीता है उनको 2 कलम दिया गया है, ठीक है। बाकी जितने भी विद्यार्थी उस प्रतियोगिता में भाग लिए हैं लेकिन जीते नहीं है ना, उनको 1 कलम दिया गया है, ठीक है। आज क्या बोला है कि 100 छात्रों के बीच टोटल प्रतियोगिताओं में भाग लिए विद्यार्थियों की जो संख्या है वो 100 है। कुल 100 विद्यार्थी इस प्रतियोगिता में भाग लिए हैं, ठीक है। और इस 100 विद्यार्थियों के बीच 120 कलम बांटे जा रहे हैं, यानी बांटे गए हैं, दिए गए हैं। तो बोला है विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि कितने छात्र विजेता हुए हैं उन्हीं की संख्या हम लोग को बताना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो हम लोग को पता ही नहीं है कि विजेता की संख्या कितनी है, तो उसे हम लोग मान लेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 हल। माना विजेताओं की संख्या विजेताओं की संख्या कितनी है ये हम लोग को पता नहीं है, तो मान लेते हैं x, ठीक है। और जो विजेता नहीं है, जो विजेता नहीं है उनकी संख्या, उनकी संख्या क्या हो जाएगी जी, देखिए ध्यान दीजिएगा। कुल जो विद्यार्थियों की संख्या है जो प्रतियोगिता में भाग लिए हैं उनकी संख्या है 100, ठीक है। और विजेताओं की संख्या x है, यानी कि x विद्यार्थी निकल गया 100 में से, है कि नहीं। तो जो विजेता नहीं है उनकी संख्या क्या होगी, 100 माइनस 1, है कि नहीं, यही है। अब ध्यान दीजिए इसमें क्या कि जो विजेता है उनको कितने कलम दिए गए हैं, 2। और जो विजेता नहीं है लेकिन प्रतियोगिता में भाग लिए हैं उनको 1 कलम दिए गए हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो जो प्रश्न में बात बोला है उसी के अनुसार हम लोग चलते हैं। प्रश्नानुसार एक बार क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, आप लोग ध्यान दीजिए। टोटल इसमें जो कलम दिया गया है वो 120 दिया गया है 100 छात्रों के बीच में, ठीक है। तो देखिए x और x हम लोग किसे माने हैं, विजेताओं की संख्या, तो इसको कलम कितना मिला है, 2, ठीक है। प्लस उसके बाद क्या है 100 माइनस x, ये किनकी संख्या है, तो जो प्रतियोगिता में भाग लिए हैं लेकिन विजेता नहीं हुए हैं उनकी संख्या है। तो इनको कितना कलम दिया गया है, 1। और यह दोनों को मिलाकर, यानी कि यह विजेताओं की संख्या है 1, तो जो विजेता है उसको 2 कलम मिला है और जो विजेता नहीं है उसको 1 कलम मिला है। दोनों को मिलाकर 120 कलम दिया गया है, कितना, 120 कलम। तो यह हम लोग का एक समीकरण बनकर तैयार हो गया और इसी समीकरण को करना है हल। ध्यान दीजिए, x में 2 से गुना करेंगे 2x जोड़, उसके बाद 1 में 100 से गुना करेंगे 100 ही रहेगा, और माइनस 1 में 1 से करेंगे x रहेगा, बराबर 120, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, 2x में से 1x चल जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा, जोड़ 100 बराबर 120, ठीक है। अब देखिए x बराबर 120 और ये जो प्लस 100 है
बराबर के इधर लाएंगे तो -100 हो जाएगा। क्या बच्चा जी? x बराबर 20। ठीक है, अब देखिए x हम लोग किसे माने हैं? विजेताओं की संख्या। लिखेंगे अतः विजेताओं की संख्या बराबर 20। विजेताओं की संख्या कितनी है जी? 20 है। यही तो क्वेश्चन में पूछा आपसे। प्रश्न संख्या 10, रवि के पिता की वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष होगा। दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्या बोला है? रवि के पिता की उम्र, रवि के पिता की जो उम्र है, रवि के वर्तमान उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। ठीक है, और बोल रहा है 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग, यानी कि दोनों की उम्रों का योग कितना हो जा रहा है? 47 वर्ष। तो दोनों की वर्तमान उम्र हम लोग को बताना है ना जी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिएगा। सबसे पहले हम लोग को दोनों की वर्तमान उम्र नहीं पता है, तो हम लोग मान लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, हल माना रवि की वर्तमान उम्र x वर्ष। ठीक है, और रवि के पिते की वर्तमान उम्र है ना जी, यदि हम लोग को नहीं पता है तो मान लेते हैं रवि के पिता की वर्तमान उम्र। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए इसको। बोला है रवि के पिता की वर्तमान उम्र रवि के उम्र के 3 गुने से, कितने से? 3 गुने से। तो x वर्ष है तो इसका क्या हो जाएगा? 3x। 3 गुने से आगे क्या बोला है? 5 वर्ष अधिक है, यानी कि 5 जोड़ देंगे, है ना, तो इतना वर्ष हो गया। ठीक है, इसे हम लोग मान लेंगे कि रवि के पिता की वर्तमान उम्र क्या हो गई? 3x + 5। रवि का जो वर्तमान उम्र था उसे हम लोग x मान लिए, और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग को रवि के पिता की जो वर्तमान उम्र है ये हम लोग को पता चल गया, 3x + 5 वर्ष, है ना। लेकिन अभी हम लोग को निकालना है ना। देखिए प्रश्न में जो बोला है उसी के अनुसार हम लोग चलेंगे। प्रश्नानुसार ये प्रश्न में क्या बोला है, देखिए सुनिएगा। 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष होगा। कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। अब देखिए, तो ये जो है रवि की वर्तमान उम्र x + 5 क्यों? क्योंकि 5 वर्ष बाद बोल रहा है ना। उसके बाद प्लस ये दिया हुआ है रवि के पिता की वर्तमान उम्र 3x + 5, और इसमें भी हम लोग 5 करेंगे क्योंकि 5 वर्ष बाद बोल रहा है ना जी। और बोला है इसका जो योग है वो 47 वर्ष है। ठीक है, इन दोनों का जो योग है वो 47 वर्ष है। ये प्रश्न में ही हम लोग को बताया है। तो ये हम लोग को एक समीकरण प्राप्त हो गया, और इस समीकरण को हम लोग को हल कर लेना है। x + 5 +
3x, 5 + 5 कितना हो जाएगा 10 अब बराबर 47। ठीक है, आगे देखिए 1x और 3x कितना हो जाएगा 4x, 10 और 5 कितना हो गया 15 अब बराबर 47। देखिए 4x बराबर 47 + 15 बराबर के दाहिने साइड में जाएगा -15 होगा। ठीक है, x बराबर 7 में से 5 जाएगा कितना हो गया 2, उसके बाद 4 में से जाएगा 1 तो ये हो गया 3, 32 हो गया। ये जो 4 है इधर गुना में है, बराबर के दाएं साइड में भेजेंगे तो ये भाग में हो जाएगा और ये कट जाएगा, 4 और 8 32। x बराबर क्या मिल गया 8, है ना जी। x का मान हम लोग को पता चल गया कितना 8। तो अब देखिए x हम लोग किसे माने हैं, रवि की वर्तमान उम्र। देखिए अतः रवि की वर्तमान उम्र बराबर 8 वर्ष। रवि का वर्तमान उम्र कितना पता चल गया 8 वर्ष। उसके बाद रवि के पिता की वर्तमान उम्र, देखिए क्या माने थे हम लोग 3x + 5। ठीक है, 3 गुना x का मान हम लोग को पता चला कितना 8, यहाँ वैल्यू पुट कर दिए 8 + 5, 8 3 का 24 और प्लस 5 कितना हो गया 5 4 9 और 2 29। वर्तमान उम्र कितना है 29 है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग भी हल कर सकते हैं। और ये जो प्रश्नावली था 2.2 ये समाप्त हो गया। ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।